नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग गुप्त काल जो कि 319 से 540 ईस्वी तक चला था के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बार बार हर एक एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं और लगभग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं हमारे सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आप लोग ज़रूर देखें और अपने आप को इसमें खुद आप लोग चेक कीजिए कि आप लोग कितने का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ठीक है। अगला है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण की थी। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? तो वो था आर्यभट्ट, जो कि एक महान खगोल विज्ञानी था और साथ ही साथ वह गणितज्ञ भी था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो उनकी सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। उनके जितने भी मतलब सरकारी कामकाज होते थे वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में ही होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो ये पुकारा है समुद्रगुप्त को। V.A. स्मिथ ने इसने जो भारत का नेपोलियन कहकर समुद्रगुप्त को पुकारा है। ठीक है। अगला है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में बहुत सारे हूण जो थे वो आक्रमण करते रहते थे, जिससे कि गुप्त साम्राज्य लगभग पूरा परेशान रहता था। तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। उस समय बहुत सारे मतलब कलाकृति को देखने के लिए मिलता है। उस समय बहुत सारे मंदिरों आदि का निर्माण भी हुआ था। ठीक है। और इसे गुप्त काल को ही कला के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ये कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ जो है वो गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक है। तो गुप्त काल से संबंधित है कौन? अजंता कलाकृतियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? अर्थात कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही कहा जाता है। इन्हीं के दरबार में कवि कालिदास रहते थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर कि बौद्ध धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी और यह बौद्धों के लिए भी सबसे मतलब कि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। और उत्तर गुप्त युग में भी नालंदा विश्वविद्यालय ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं के शासनकाल में फाहियान सर्वप्रथम भारत आया था। जो कि फाहियान के कहाँ का नागरिक था? वो चाइना अर्थात चीन का नागरिक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था कि गुप्त काल को उसकी कला एवं स्थापत्य कला के कारण ही इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो कविराज की उपाधि जो है वो दी गई थी किसको? तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है। कविराज की उपाधि किसे दी गई थी?
या कविराज किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? अभी मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? जब उन्होंने शक का उन्मूलन कर दिया था। शकों के आक्रमण से पूरा गुप्त साम्राज्य काफ़ी परेशान हुआ करता था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन किया और शकों के उन्मूलन करने के बाद ही उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो उस समय विष्णु सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वैष्णव धर्म को ही गुप्त काल के लोग मानते थे। ठीक है, तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो विष्णु थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो उस समय की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, अर्थात राजा ही वहाँ का सर्वश्रेष्ठ रहता था और एक राजा के बाद उनके पुत्र उनके उत्तराधिकारी होते थे, वही राजतंत्रात्मक प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। अगला है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो 16, 17 एवं 19 ये 3 गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। तो अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो 16, 17 एवं 19 का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक जो कि अमर सिंह जी थे किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ठीक है, जिन्होंने कि अमरकोश की रचना की थी। ठीक, चलिए अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है और ये प्रारंभ किया गया था 319 से 320 में। ठीक है, 319 से 320 में गुप्त संवत को प्रारंभ किया गया था और ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जो कि बार बार हमारे सभी एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। इसे अवश्य याद कर लें और अपने आप को भी आप लोगों ने चेक कर लिया कि आप लोग कितना मतलब कि क्वेश्चन का आंसर जानते थे। कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कितने का आंसर जानते थे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।